अनुभव शर्मा ने अग्रवाल मेंशन से निकलने के बाद किसी को फोन किया और कहा, मुझे जल्द से जल्द अग्रवाल फैमिली की बड़ी बेटी मिस नैना अग्रवाल और उसके हस्बैंड अथर्व सिंघानिया के बारे में सारी डिटेल चाहिए। वो कल से घर से निकले हुए हैं और मुझे पता करके बताओ कि इस समय वो कहाँ पर होंगे। दूसरी तरफ से आवाज आई, जी बॉस, जितनी जल्दी हो सकेगा हम उन दोनों के बारे में सारी डिटेल निकाल लेंगे। अगर तुमने भी उनके बारे में पता नहीं लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर अनुभव शर्मा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अनुभव शर्मा गुस्से में अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। उसके चेहरे पर ऐसा गुस्सा था जैसे कि वो उस लड़के का खून अपने ही हाथों से करना चाहता हो जिसकी शादी नैना के साथ हुई थी। उसे 4 साल पुरानी बात याद आ गई जब उसने नैना से सभी के सामने कहा था, अरे तुम जैसी घटिया लड़की को कोई टॉलरेट नहीं कर सकता और देखना तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा, और अगर गलती से किसी ने तुमसे शादी कर भी ली तो बहुत जल्द वो तुम्हें छोड़ देगा। ये सब याद आते ही अनुभव शर्मा ने गाड़ी में जोर से चिल्लाते हुए कहा, नैना नैना, तुम सिर्फ मेरी हो और हमारे बीच में जो भी आएगा उससे इस दुनिया से जाना होगा। इतना कहकर वो पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। ड्राइवर जो कार चला रहा था वो डर से कांप रहा था। तभी अनुभव शर्मा के असिस्टेंट ने ड्राइवर से कहा, अगर तुमने ऐसे ही कांपते हुए गाड़ी चलाई तो तुमसे कोई एक्सीडेंट हो जाएगा और फिर शायद ही तुम्हें कोई बचा पाए, इसलिए पूरी कंसंट्रेशन के साथ गाड़ी चलाओ। तभी अनुभव शर्मा ने अपने असिस्टेंट से कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम इतने दिनों से यहां थे और फिर भी तुम्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं। असिस्टेंट ने कहा, बॉस, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। यह सुनकर अनुभव शर्मा ने उसे घूरा जिसकी वजह से वो चुपचाप बैठ गया। वहीं अथर्व को ऐसे अनजान लड़की से बातें करते हुए देखकर नैना को हल्की सी जलन हुई और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। उस लड़की से अथर्व ने काफी अच्छे से मुस्कुराकर बात की थी। आज से पहले नैना ने कभी भी उसे ऐसे किसी लड़की के साथ मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। अथर्व उस खाने की ट्रे को लेकर पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि नैना काफी गुस्से में है। उसे समझते देर नहीं लगी कि उसके गुस्से का कारण वही है और इस वजह से उसके चेहरे पर और ज्यादा बड़ी मुस्कुराहट आ गई थी। अथर्व ने किसी को कॉल करके कहा, पता करो अभी मिस नैना के कैबिन में किसने खाना भेजा था और इस फूड की जल्दी से जांच करवाओ। ये सुनकर नैना की जलन हैरानी में बदल गई। उसे समझ नहीं आया कि अथर्व कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद अथर्व ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और मुस्कुराते हुए नैना के पास आया। उसने नैना से कहा, तुम्हें रूम का टेम्परेचर कुछ बड़ा बड़ा सा महसूस नहीं हो रहा? नैना उसकी बात का मतलब नहीं समझी। उसने कंफ्यूजन में कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? अथर्व ने कहा, नहीं, मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझे देखकर जल रहा हो। नैना ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें देखकर जल रही हूं? अच्छा जी, तो ऐसा क्या है कि मैं तुम्हें देखकर जलूंगी? तभी अथर्व ने कहा, वैसे मेरा मन तो हुआ था कि मैं उससे डिनर के लिए भी पूछ लेता। नैना अपनी जगह से खड़ी हुई और कहा, अच्छा जी, और क्या पूछते? अथर्व ने अपना हाथ सिर पर रखते हुए कहा, और तो वैसे वो लड़की देखने में भी ब्यूटीफुल। उसने अभी इतना ही बोला था कि तभी नैना ने उसके कॉलर को पकड़कर कहा, अच्छा जी, जरा मैं भी तो सुनूं, क्या बोलना चाहते हो? तभी कैबिन का डोर ओपन हुआ। उन दोनों को ऐसी सिचुएशन में देखकर राजवीर जल्दी से पीछे मुड़ गए। देखने में वो ऐसे लग रहे थे कि दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हो। राजवीर ने कहा, सॉरी मिस नैना, आपको डिस्टर्ब किया। तभी नैना ने कहा, राजवीर सर, आप जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। अथर्व ने अपने रुमाल से होठों को साफ करने की एक्टिंग करते हुए कहा, राजवीर सर, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। नैना ने उसके ड्रामे को देखकर उसके पैर पर एक किक मारी जिससे वो दर्द से चिल्ला उठा, अरे मेरी जंगली बिल्ली, मुझे अपाहिज करने का इरादा है क्या? उन दोनों की नोक झोंक देखकर राजवीर को हंसी आ गई थी। मिस नैना, आप दोनों की मस्ती तो चलती रहेगी, जरा थोड़ा काम की बातें कर ले। अथर्व ने कहा, जी सर, बताइए ना, आप क्या कहना चाहते हैं? मिस्टर राजवीर ने कहा, मिस नैना, अभी आपको सतर्क रहने की जरूरत है और हमें आपकी डेली रूटीन एक्टिविटी पर ध्यान रखना होगा। मैंने आपके लिए कुछ पर्सनल गार्ड भी हायर कर दिए हैं जो घर तक आपको प्रोटेक्शन में छोड़ेंगे, और आप ऐसे ही किसी के हाथ से भी कुछ लेकर मत खाना। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो लड़की अभी यहाँ पर आई थी वो हमारे डिपार्टमेंट में है ही नहीं। उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे ही कुछ पता चलता है हम उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, और ये खाना भी आप नहीं खा सकती, ये हमें टेस्टिंग के लिए भेजना होगा। मिस नैना को हैरानी हुई कि ऐसा भी कुछ हो सकता है
जैसे ही राजवीर उस खाने की ट्रे को लेकर जाने लगे तो अथर्व ने एकदम से उन्हें रोका। राजवीर को समझ में नहीं आया कि अथर्व ने उन्हें क्यों रोका। तभी अथर्व जल्दी से आगे बढ़े और उसने एक एक करके उस खाने के सामान को अलग अलग हटाना शुरू किया, लेकिन उसे ट्रे में कुछ भी नहीं मिला। उसने कहा, कुछ पॉलिथीन ला कर दो। राजवीर ने जल्दी से एक गार्ड से पॉलिथीन मंगवाई। वैसे उन दोनों के समझ में नहीं आ रहा था कि अथर्व कर क्या रहा है। अथर्व एक एक करके सारे बॉल्स को पॉलिथीन में डालने लगा। जैसे ही उसने राइस के बाउल को खाली किया, एकदम से उसमें से एक छोटी सी पर्ची निकली। ये देखकर नैना और राजवीर दोनों हैरान रह गए। राजवीर ने कहा, मैडम, मिस्टर अथर्व इसलिए ही तो हमारी कंपनी के सीक्रेट कंसल्टेंट हैं। जिस अथर्व को घर में सभी निकम्मा, नाकारा, बैल बुद्धि पता नहीं क्या क्या कहते थे, उसका ये रूप देखकर नैना हैरान रह गई थी कि कोई इतना शार्प माइंडेड कैसे हो सकता है, जो कि किसी को देखकर ये पहचान गया था कि वो लड़की आखिर क्या करने के लिए आई थी। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि वो इस टाइम पर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई स्पाई इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो। अथर्व ने पर्ची को पढ़ना शुरू किया। उस पर लिखा था, बेइंतहा दर्द। इस खाने को खाने के बाद तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे शरीर ने काम करना बंद कर दिया है और तुम धीरे धीरे पैरालाइज हो जाओगी, और ये एक भयानक दर्द के साथ शुरू होगा। धीरे धीरे तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाएगी और फिर तुम्हारी शरीर की त्वचा में दरारें आती हुई दिखाई देगी। असली मजा तो तब आएगा जब तुम इस दर्द से तड़पोगी। और सबसे नीचे लिखा था, मास्टर विक्रम। ये देखकर अथर्व को काफी ज्यादा गुस्सा आया। नैना ने कहा, आखिर बात क्या है? तभी अथर्व बोला, कुछ नहीं, ये यहाँ के लोगों का मजाक था, नए एम्प्लॉय के साथ, और मुझे राजवीर सर के साथ एक प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करनी थी। तुम काम शुरू करो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर अथर्व वहां से निकल गया। उसके साथ साथ राजवीर भी आ गया। राजवीर ने कहा, बॉस क्या बात है, और उस पर्ची में क्या लिखा हुआ था? तभी अथर्व ने कहा, तुम्हें मास्टर विक्रम के बारे में कुछ पता चला? राजवीर ने कहा, सर कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं मिली, जैसे ही कुछ पता लगता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। अथर्व ने कहा, उसने अपना काम शुरू कर दिया है, अब इस मैटर को किंग को ही संभालना होगा। उस समय वो ये भूल गया था कि वो ऑफिस में है, लेकिन उसका ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक था। उसके बाद वो वापस नैना के पास आ गया। नैना ने कहा, तुम्हें क्या हुआ, और अब मुझे बताओ कि खाने के अंदर निकले कागज में क्या लिखा था? अथर्व ने अपना एक्सप्रेशन चेंज किया क्योंकि उसका गुस्सा एबनॉर्मल था, और अथर्व ने 3 साल में कभी भी गुस्सा नहीं किया था, लेकिन उसके आगे पीछे जो भी हो रहा था वो सब नोटिस कर रहा था। नैना ने कहा, तुम कहाँ खो गए? तभी अथर्व बोला, उस पर्ची में किसी ने वार्निंग दी थी कि तुम अकाउंट्स के स्कैम को सामने लेकर ना आओ। अथर्व ने यह झूठ इसलिए बोला था क्योंकि वो नैना को परेशान नहीं करना चाहता था, और उसके लोग मास्टर विक्रम की इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए थे। अथर्व की बात सुनकर उसे काफी खुशी हुई थी कि अथर्व उसके लिए इतना ज्यादा पॉजिटिव है। उसे काफी ज्यादा खुशी हुई कि उसने अथर्व के साथ अपनी लाइफ आगे बढ़ाने का डिसीजन लिया। इसके बाद नैना काम में लग गई, और जैसा कि अथर्व ने बताया था, अकाउंट्स में फ्रॉड हुआ था, और नैना ने जब अकाउंट्स की मिस्टेक्स को क्लियर किया तो पूरा 20 करोड़ का स्कैम था। लंच का टाइम हो गया था, तभी राजवीर ने वहां पर आकर कहा, मिस नैना, अगर आप कैफेटेरिया में लंच करेंगी तो सभी को आप दोनों के बारे में बातें बनाने का मौका मिल जाएगा, इसलिए आप दोनों ऊपर प्राइवेट कैबिन में जाकर लंच कर सकते हैं, क्योंकि मिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मिस्टर चेयरमैन दोनों के लिए लंच वहीं पर बनाया जाता है। मैंने पहले ही शेफ को आप दोनों के बारे में बता दिया था। इस वक्त टाइम काफी ज्यादा हो गया है। इतना कहकर मिस्टर राजवीर वहां से निकल गए। नैना ने कहा, हमारा वहां पर जाकर खाना खाना ठीक नहीं होगा। अगर मिस्टर अध्यक्ष को इस बारे में पता चला तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तभी अथर्व ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, और अध्यक्ष काफी अच्छे इंसान है। मैं तो अक्सर वहीं पर खाना खाता रहता हूँ, और इस वजह से मैं 1-2 बार अध्यक्ष से भी मिल चुका हूँ। ये सुनकर नैना को सच में हैरानी हुई। उसने कहा, अगर तुम इस कंपनी में इतने ही काबिल हो तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो 80 करोड़ तुमने ही दिए हो? ये सुनकर अथर्व हंसने लगा और उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी ज्वाइनिंग को यहां पर ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। अब चलो, मुझे भूख लगी है। इतना कहकर अथर्व ने नैना का हाथ पकड़ा और वहां से निकल गया। वो दोनों प्राइवेट लिफ्ट से होते हुए लास्ट फ्लोर तक पहुंच गए थे। नैना को यह नहीं पता था कि वहां पर किसी का भी आना अलाउड नहीं है, लेकिन वहां के किसी भी गार्ड ने नैना को नहीं रोका, बल्कि उसे ग्रीट किया। उस फ्लोर का इंटीरियर देखकर नैना हैरान रह गई थी। उसने आज से पहले इतना परफेक्ट इंटीरियर नहीं देखा था। जब दोनों प्राइवेट रूम में गए तो वहां पर पहले ही खाने की टेबल को तैयार कर दिया गया था। इतने सारे आइटम को देखकर नैना हैरान रह गई थी।
उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतने अलग से ट्रीट क्यों किया जा रहा है। अथर्व ने नैना के कंफ्यूज होते हुए चेहरे को देख लिया था। उसने कहा, तुम यही सोच रही हो कि तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट क्यों किया जा रहा है? तो मैं तुम्हें बता दूं कि इससे पहले के मैनेजर भी यहीं पर लंच करते थे, लेकिन जब मैं सोचता था कि पता नहीं मुझे भी कभी यहाँ आने का मौका मिलेगा या नहीं, और मेरी किस्मत तो देखो, तुम्हारे आने से मुझे भी यहाँ आने का मौका मिल गया है। ये सुनकर नैना को काफी अच्छा लगा कि उसने जाने अनजाने में अथर्व की विश पूरी कर दी थी। ये उसके लिए काफी खुशी की बात थी। दोनों ने एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम बिताया और लंच करने के बाद वापस अपने कैबिन में चले गए। 3 घंटे बाद ऑफिस टाइम खत्म हो गया था और दोनों प्राइवेट लिफ्ट से होते हुए पार्किंग एरिया में चले गए थे। वहां से वो दोनों अपने मेंशन के लिए निकल गए थे, जो कंपनी ने उन्हें रहने के लिए दिया था। नैना ने कार में मस्ती करते हुए कहा, माय डियर, मेरी लाइफ तो एकदम से चेंज हो गई। ऐसी लग्जरी गाड़ी और ऊपर से इतना बड़ा मेंशन, और घर वाले तुम्हें पनौती बता रहे थे। तुम तो मेरे लिए लक्की चार्म निकले। दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए मेंशन पहुंच गए थे। अथर्व तो यही सोच रहा था कि आज का दिन उसकी लाइफ में कितना अच्छा था। आज शाम का वक्त था। सभी सिंघानिया मेंशन में अतुल के आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि अतुल अपनी भाभी से मिल चुका है और अभी तक वो घर नहीं आया था। वो सीधा अपने कुछ दोस्तों के पास चला गया था। उसे अपने कॉलेज का एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था। चेयरमैन अभिराज की भी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो अपनी बहू से मिल सके, इसलिए वो ऑफिस से नैना से मिले बिना ही सिंघानिया हाउस आ गए थे। उन्हें भी अतुल का इंतजार था और वो भी जानना चाहते थे कि उसे उसकी भाभी कैसी लगी। तभी उन सभी को मेंशन के बड़े ही डोर से अतुल आता हुआ दिखाई दिया। क्रिया जल्दी से दौड़कर अतुल के पास पहुंची और कहा, अतुल, तुम्हें भाभी कैसी लगी? अतुल ने कहा, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? और उससे बहस करता हुआ हॉल में पहुंच गया था। अभिराज ने कहा, नालायक, तूने अभी इसी वक्त बताना शुरू नहीं किया तो आज से तेरी पॉकेट मनी बंद। उसने कहा, मुझे वैसे भी आपकी पॉकेट मनी की चिंता नहीं है, मुझे पॉकेट मनी देने के लिए मेरे दादाजी हैं। तभी जयराज ने आते हुए कहा, उल्लू के पट्टे, अगर तूने अभी मेरी बहू के बारे में नहीं बताया तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा और तुझे हमेशा के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कर दूंगा। उसने नाटक करते हुए दादाजी से कहा, दादाजी, आप इस मासूम बच्चे की टांग तोड़ने की बात कर रहे हो, जिससे आज तक आपने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की है। दादाजी ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब मेरी फैमिली में एक सदस्य और बढ़ गया है, और जो मुझे तुझसे भी ज्यादा प्यारी है, क्योंकि उसने मेरे सबसे बड़े पोते का उस वक्त साथ दिया जब कोई उसके साथ नहीं था। तुम ही बताओ, कोई गरीब लड़के से शादी क्यों करेगा? और सोचो, जिस लड़की ने उसकी हैसियत देखकर भी उससे शादी की, उस लड़की की मोरल वैल्यू कैसी होगी? एक आदमी नैना और अथर्व के मेंशन पर नजर रखे हुए था। उसने किसी को फोन किया और बताया कि मास्टर, आपने तो कहा था कि आज नैना अग्रवाल सीधे हॉस्पिटल जाएगी, लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक है और मैंने खुद उसे अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर आते हुए देखा। ये सुनते ही दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज आई, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। कुछ देर बाद उसके सामने एक लड़की थी जो सर झुकाए खड़ी थी और मास्टर विक्रम गुस्से में उससे कह रहे थे, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं हुआ है? वो लड़की बोली, मास्टर, मैंने एक एक चीज परफेक्ट तरीके से की थी और मैं वहां से तुरंत निकल भी गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने खाना खाया या नहीं। मास्टर विक्रम ने कहा, कुछ ऐसा हुआ था जो उन्हें तुम पर शक हुआ हो? वो लड़की बोली, मास्टर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि उसका हस्बैंड तो उस लड़की के सामने मुझसे फ्लर्ट कर रहा था। ये सुनकर मास्टर विक्रम ने कहा, जरूर उसे तुम्हारे बारे में कुछ पता चल गया होगा और तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो चुका है। मैं तुम्हें एक लास्ट चांस देता हूँ, मुझे उस लड़की को तड़पते हुए देखना है। तुम्ही ने मुझे यह आइडिया दिया था, क्या फायदा हुआ इस प्लान का? इससे अच्छा तो ये होता कि मैं कुछ दिन और इंतजार कर लेता। उनके बीच की बॉन्डिंग अच्छी हो गई और जब मैं उसके सामने उसके हस्बैंड को मारता तो उसे मेरे दर्द का एहसास होता। वो लड़की बोली, मास्टर ठीक है, अब मैं खुद इस काम को करूंगी, और इस बार मेरा टारगेट वो लड़की नहीं बल्कि लड़का होगा। मास्टर विक्रम ने गुस्से में कहा, अब यहां से जाओ और तुम्हें जो करना है करो, बस मैं उस लड़की को दुख में देखना चाहता हूं। यह सुनकर वो लड़की वहां से चली गई और मास्टर विक्रम ने गुस्से में अपने आप से ही कहा, बहुत जल्द तेरा सामना मुझसे होगा। तू क्या सोचती है कि तेरे बारे में किसी को कुछ पता नहीं है? अनुभव शर्मा को अभी तक कोई डिटेल नहीं मिली थी। उसने दोबारा किसी को फोन किया और कहा, तुम्हें इतना वक्त क्यों लग रहा है? तभी वो आदमी बोला, सर, मैंने बहुत कोशिश की उनके बारे में पता लगाने के लिए, लेकिन उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा है।
अब एक ही तरीके से उनके बारे में पता चल सकता है। अनुभव शर्मा ने कहा, और वो तरीका क्या है? फिर उस आदमी ने अनुभव शर्मा को आइडिया बताया। ये सुनकर अनुभव शर्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, तुम ठीक कह रहे हो। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। दादाजी ने कहा, अतुल, तू अब मेरी बहू के बारे में बताना शुरू करेगा या मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूं? अतुल ने कहा, दादाजी, भाभी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। भाभी की सबसे अच्छी बात यह थी कि भाई ने बिल्कुल मिडिल क्लास कपड़े पहने हुए थे, फिर भी भाभी उनके साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थी। लोग तो उन्हें घूर घूर कर ऐसे देख रहे थे जैसे कि इस लड़की ने उस गरीब लड़के में क्या देख लिया हो, जो कि उसके हाथों में हाथ डाले हुए ऐसे बैठी थी जैसे कि वो उसका चार्मिंग प्रिंस हो। और ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, लोगों की वहां पर ऐसे ही कमेंट्स पास हो रहे थे। पर भाभी को इन सभी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और सबसे बड़ी बात, जिस पर आप यकीन भी नहीं करोगे, जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट भाई ने पढ़ा और सिर्फ उनके एक हाथ के इशारे पर उन्होंने बिना पढ़े ही कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया था। इसका मतलब है कि भाभी भाई पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती है। मुझे तो इस बात के लिए दुख हो रहा था कि भाई अपनी सच्चाई उन्हें कैसे बता पाएंगे, जो कि खुद ही उन पर इतना ट्रस्ट करती है। कहीं उनका ट्रस्ट टूट न जाए। मुझे तो इसी बात का डर लगा था। सिंघानिया फैमिली के मेंबर्स सोच रहे थे कि अतुल ने कितनी गहरी बात की है। उन्हें नहीं पता था कि वो इतना समझदार हो गया है कि थोड़ी देर की मीटिंग में ही उसने अपनी भाभी को इतनी बारीकी से परख लिया था। क्रिया, जो इन दोनों की बहन थी, उसने कहा, दादाजी, मुझे भी अपनी भाभी से मिलना है। मैं तो क्या क्या सोचे बैठी थी कि अपने भाई की शादी में काफी सारी शॉपिंग करूंगी और अपनी सभी फ्रेंड्स को अपने भाई की शादी में इनवाइट करूंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और उल्टा अभी तक मैं अपनी भाभी से मिली नहीं हूं। और 2 दिन बाद मैं अपने हॉस्टल चली जाऊंगी, फिर मैं कैसे भाभी से मिल पाऊंगी? आशा जी ने कहा, बच्चों, अभी हमें उनकी मैरिड लाइफ को थोड़ा समय देना चाहिए। जब उनके बीच की सभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी तो वो भी हमारे साथ रहने के लिए आ जाएंगे। तुम्हें नहीं पता बच्चों, ये रिश्ते धागे की तरह होते हैं, इनको संवार कर रखना बड़ा मुश्किल होता है। और जैसा कि तुमने बताया कि वो बच्ची अथर्व से इतना प्यार करती है, तो वो अथर्व की परेशानी को समझ जाएगी। तभी अभिराज के फोन पर किसी का फोन आया और वो फैमिली कन्वर्सेशन की वजह से थोड़ी दूर चले गए। उसने कॉल रिसीव की तो उसने कुछ ऐसा सुना कि गुस्से में अभिराज ने अपना फोन जमीन पर फेंक दिया। उसी वक्त जयराज भी उसके पीछे आ गए थे। उन्होंने कहा, अब तुझे क्या हुआ? अभिराज ने कहा, सिक्योरिटी की बेवकूफी की वजह से एक लड़की आज सिंघानिया ग्रुप में घुस गई थी और उसने नैना को जान से मारने की कोशिश की। ये सुनकर जयराज को भी काफी गुस्सा आया। उसने कहा, किसकी हिम्मत हुई मेरी बहू के साथ ऐसा करने की? अभिराज ने कहा, हमारी प्राइवेट आर्मी उस मैटर की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बहुत जल्द पता चल जाएगा कि ये सब किसने किया है। कहीं ये हमारे पुराने दुश्मनों का तो काम नहीं है। जयराज ने कहा, उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो सिंघानिया फैमिली के मेंबर को जान से मारने की कोशिश कर सके। अभी वो सारी बातें जयराज को बता रहा था कि तभी उसके फोन की रिंगटोन बजी। उसने जल्दी से कॉल रिसीव की। उसके फोन पर असिस्टेंट शाहवीर की कॉल आई थी। उसने कहा, अभिराज सर, एक कार 2 आदमियों को हमारे मेन ब्रांच के सामने छोड़कर चली गई है। सर, उन दोनों की हालत काफी ज्यादा सीरियस है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये दोनों हमारी कंपनी के सिक्योरिटी मेंबर हैं। ये सुनकर अभिराज के माथे पर सलवटें आ गई। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा कौन हो सकता है जिन्होंने उनके लोगों के साथ ये सब किया। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, सर, उन दोनों के हाथों में किंग का डिजाइन बना हुआ है और ये वही रॉयल निशान है जो सिर्फ इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये काम किसने किया है। अभिराज ने कहा, ये किंग कैसे हो सकता है? और अभी तक किसी को यह भी नहीं पता कि वो रहता कहां है। बस लोगों ने उसका नाम ही सुना है। तो फिर तुम यकीन से कैसे कह सकते हो कि ये वही है? और इसके निशान को कॉपी भी तो किया जा सकता है। शाहवीर ने कहा, सर, ये निशान एक खंजर की नोक से बनाया जाता है और ये इतनी सफाई से बनाया गया है कि किंग के अलावा इसे कोई बना ही नहीं सकता, क्योंकि इसे बनाने में ही बरसों की प्रैक्टिस चाहिए होती है। और अभी तक हमने सिर्फ किंग के बारे में ही सुना है जो ऐसा डिजाइन बना सकता है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि किंग जैसा फाइटर हमारे शहर में क्या कर रहा है। हमने तो सुना था कि वो देश में रहता ही नहीं है और उसकी हमसे क्या दुश्मनी जो उसने हमारे आदमियों का ये हाल किया है। शाहवीर ने आगे कहा, सर, मैंने इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन की तो इनमें से एक लेटर मिला और उसमें लिखा था कि जो लड़की सिक्योरिटी वॉल तोड़कर अंदर आई थी वो इन दोनों की वजह से ही हुआ था। ये लोग पैसे लेकर किसी को भी अंदर भेज देते थे और मेरी इन्वेस्टिगेशन में ये बात बिल्कुल सच निकली है। उसके बाद ही मैंने आपको ये सब बताया।
इस मैटर में किसी वजह से मिस्टर किंग भी इन्वॉल्व हो गए और वो खुद इस मैटर को हैंडल कर लेंगे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि किंग इस मैटर में इन्वॉल्व क्यों हुआ, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, वरना हमारे ऊपर भी ऐसी मुसीबत आ जाएगी जिससे हमें कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा। आप तो जानते हैं कि उसके बारे में किस तरह की अफवाह है। अभी तक जो भी हमने उसके बारे में सुना है। अभिराज के माथे से पसीना टपकने लगा था। उसने सारी बात जयराज को बताई तो उसे भी ये बात सुनकर शौक लगा था कि आखिर इस मैटर में किंग कैसे इन्वॉल्व हो गया। उन दोनों को काफी ज्यादा टेंशन हो गई थी, लेकिन अभिराज नहीं देख पाया कि जयराज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। तभी अभिराज के मोबाइल पर एक मैसेज आया। मिस्टर अभिराज, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ये समझ लेना कि जिसने ये किया उनसे मेरा कुछ हिसाब किताब बाकी है, इसलिए आपको इस मैटर पर इन्वेस्टिगेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैसेज उनके लिए और भी बड़ा शॉक था, क्योंकि ये अभिराज का प्राइवेट नंबर था और इस पर किसी अननोन आदमी का मैसेज आना इम्पॉसिबल था। फिर भी उस पर किंग का मैसेज आ गया। लेकिन जयराज और अभिराज को इस बात की खुशी हुई कि वो कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं थी। अथर्व कुछ वेजिटेबल्स और घर का सामान लेने के लिए मार्केट गया था। वो काफी ज्यादा सामान ले आया था। नैना ने उसकी हेल्प करते हुए उसके सिर से एक भारी थैला जो सामान से भरा हुआ था नीचे रखा और कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? भला इतना सामान लाने की क्या जरूरत थी? हम दोनों ही तो रहते हैं इस घर में। अथर्व ने कहा, अभी तो हम दो ही रहते हैं, पर मुझे अपनी पुरानी आदत को छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम धीरे धीरे 2 से 3 भी होंगे और फिर 4, 5, 6 पता नहीं कितने होंगे। ये बात करते वक्त अथर्व के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। नैना ने कहा, बस बस बस, क्या पूरी क्रिकेट टीम बनाने का इरादा है? वैसे तुम्हें देखकर लगता तो नहीं था कि तुम्हें ऐसी बात भी करनी आती है। और क्या बात कर रहे थे तुम? अथर्व ने कहा, मैं तो वही कह रहा था जो हस्बैंड वाइफ में बातें होती है। उसकी बात सुनकर नैना की गाल लाल हो गए थे। उसने शर्माते हुए कहा, वैसे पिछले 3 सालों में तुम्हें देखकर नहीं लगा कि तुम ऐसी बातें कर सकते हो। मुझे तो तुम कुछ ज्यादा इनोसेंट लगते थे। अथर्व ने कहा, मैंने कब कहा कि मैं ऐसी बातें नहीं कर सकता था? बस मैं उस टाइम बोलता ही नहीं था। अगर तुम मुझे पहले ही बोलने का मौका दे देती तो अब तक तो तुम्हें मेरी सारी आदतों के बारे में पता चल जाता। नैना ने कहा, अच्छा जी। ऐसी ही बातें करते हुए उन्होंने सामान किचन में रख दिया था और अथर्व उससे बातें करते हुए किचन में काम कर रहा था। नैना भी उसकी हेल्प कर रही थी। उन दोनों को पता ही नहीं चला कि ऐसे ही बातें करते हुए उन्होंने कब खाना तैयार कर दिया था। दोनों ने खाना खाया और घूमने के लिए मेंशन के गार्डन में चले गए थे। नैना ने अपना हाथ उसकी बाजू में डाल रखा था और दोनों ऐसे ही बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। नैना ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ ऐसी शांति भरी भी हो सकती है। जब मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ बातें आती है जो मुझे लगता है कि तुम्हें पता होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मैं फिर भी तुम्हें ये बातें कहने में डरती हूँ। और अब मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकती कि मैं तुमसे दूर रह सकती हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगने लगा है। बस मैं तुमसे ये कहना चाहूंगी कि मैंने कभी पास्ट में भी कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े, लेकिन मेरे पास्ट की भी कुछ बातें ऐसी है जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, और ना ही मैं तुम्हें उन सब बातों के बारे में बता सकती हूँ। अगर तुम्हें कभी कहीं और से इस बारे में पता चले तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना, क्योंकि अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये बातें करते हुए नैना की आंखें नम हो गई थी और उसने वहीं पर रुककर अथर्व को अपने गले से लगा लिया था। अथर्व को तो पहले ही उसके एक आदमी ने बता दिया था कि कोई मिस नैना को तलाश कर रहा है, और रही सही बातें मनीषा जी ने बता दी थी। अथर्व ने भी उसे टाइट हक कर लिया और कहा, अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, और मैंने भी तुम्हें बताया कि मेरे भी कुछ ऐसे सीक्रेट हैं जो शायद तुम्हें बिल्कुल भी पसंद ना है, और वक्त आने पर तुम्हें उनके बारे में पता चल ही जाएगा। और तुम भी मुझसे नाराज मत होना, और मैंने पहले ही तुम्हारी कंडीशन सुन ली थी। मेरा भी किसी भी लड़की के साथ कोई रिलेशन नहीं था। दोनों ने एक दूसरे से बातें करके अपना मन हल्का कर लिया था, लेकिन अथर्व को नहीं पता था कि वो नैना के बारे में जो बात जानता था वो तो उसकी 1% भी नहीं है, जिसकी वजह से उसे डिप्रेशन का सामना करना पड़ा। उसे नहीं पता था कि नैना का भी एक दर्द भरा सीक्रेट है। वो कभी नहीं चाहेगी कि अथर्व को इस बारे में कभी भी पता चले। और अनुभव शर्मा ने उसके साथ जो किया, उस दिन के बाद उसे लड़कों के नाम से ही नफरत हो गई थी। और ये बात उसने सिर्फ अपने दादाजी को ही बताई थी, क्योंकि वो अपने दादाजी से कुछ भी नहीं छिपाती थी। दादाजी नैना की टेंशन में काफी ज्यादा परेशान रहने लगे थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, जो कि आज अथर्व नैना के साथ था। और आज नैना को भी इस बात की खुशी थी कि उसने उस दिन आंखें बंद करके
अपने दादाजी की बात को मान लिया था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएगी। पर अथर्व के इनोसेंट नेचर ने उसे दोबारा लाइफ में आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि जिस लड़के ने उसके सामने उसके इतने करीब रहते हुए भी 3 साल तक नजरें उठाकर नहीं देखा, वो उसकी तुलना उन लड़कों से कैसे कर सकती थी जिनकी वजह से उसे लड़कों से ही नफरत होने लगी थी, और जो लड़के पूरी रात उसे निहारता रहता था और हमेशा उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती थी। अथर्व के उस नेचर ने ही नैना के दिल में एक अलग जगह बनाई थी। शुरू में तो नैना घबराती थी जब अथर्व उसे ऐसे रात भर जाग कर देखा करता था, लेकिन धीरे धीरे नैना को भी अच्छा लगने लगा कि कोई उसे इतने प्यार से भी देख सकता है, जैसे कि वो उसके लिए कितनी प्रीशियस हो। क्योंकि टाइम बीतने के साथ साथ उसे अथर्व पर खुद से ज्यादा भरोसा होने लगा था। कई बार तो उसे ऐसा लगता था कि वो खुद अपना कंट्रोल न खो दे। उसने आज तक ऐसा लड़का नहीं देखा था जिसमें इतना सेल्फ कंट्रोल हो। ये बातें याद आते ही नैना ने अपने लिप्स एकदम से अथर्व के लिप्स पर रख दिए और अपनी आंखें बंद कर ली। अथर्व ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि नैना कुछ ऐसा कर सकती है। उसके तो पूरे शरीर में कपकपी सी होने लगी। वो भी नैना के सॉफ्ट किस को फील करने लगा। नैना की सांसें गर्म होने लगी। दोनों के दिलों में एक अलग अलग सा एहसास फील हो रहा था। उन दोनों ने एक दूसरे को बड़े प्यार से किस किया। इतनी नजदीकियां उन दोनों में इस वजह से बढ़ पाई थी क्योंकि वहां पर उन्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी नैना के फोन की रिंग बजने लगी। नैना ने जल्दी से फोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ से उसे कुछ ऐसा सुनने को मिला जिसकी वजह से उसके हाथ से फोन छूट गया और आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं अनुभव शर्मा ने कुछ देर पहले किसी से फोन पर बात की और दूसरी तरफ से आवाज आई कि ये आइडिया जरूर काम करेगा, और मुझे नहीं पता था बेटा तुम इतने ज्यादा समझदार हो। एक वो नालायक है जिसने कभी भी हमारे बारे में नहीं सोचा, और एक तुम हो कि फ्रेंडशिप खत्म होने के बाद भी नैना के लिए इतना कुछ कर रहे हो। तुमसे अच्छा लड़का उसे कौन मिल सकता है? अनुभव शर्मा ने कहा, अंकल जी आप लोगों के लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ, और वैसे भी उसमें नैना की गलती नहीं है। वो ऐसी है ही। उससे कोई भी अगर प्यार से 2 बात कर ले तो वो उस आदमी पर ट्रस्ट करने लगती है। और मुझे नैना की आदत पसंद नहीं थी। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो कभी नहीं समझी। तभी दूसरी तरफ से विजय अग्रवाल की आवाज आई, तुम सही कह रहे हो बेटा, क्योंकि जब मैं उसे समझाता था कि अथर्व के साथ तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है तो वो मुझ पर ही गुस्सा हो गई और उसने घर तक छोड़ दिया। अब समझ में आया कि 4 साल पहले तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जो भी हुआ था वो मेरी बेटी की वजह से हुआ था। मुझे माफ कर देना। बस तुम मेरी बेटी को इस मुसीबत से निकाल लो और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अनुभव शर्मा ने कहा, अंकल बहुत जल्द आपकी सभी टेंशन खत्म होने वाली है, आप चिंता न करें। और फिर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। वहीं मास्टर विक्रम अपने रूम में थे और वो चेस खेल रहे थे। उन्होंने अपने आप से ही कहा, अब आया है कहानी में ट्विस्ट। मैं भी देखता हूँ ये लड़का क्या करता है। बहुत सुना है इसके बारे में। पूरे मेंशन में मास्टर विक्रम की हंसी की आवाज गूंज रही थी। दूसरी तरफ फोन पर जो आदमी था वो घबराया हुआ था। मास्टर, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? मास्टर विक्रम ने जवाब दिया, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। मुझे भी यह बात हजम नहीं हो रही थी कि वो लड़की किसी नॉर्मल लड़के से कैसे शादी कर सकती है, और आज तुमने उसके बारे में बताया तो दिल को सुकून मिला। इसका मतलब यह है कि उसने एक फाइटर से शादी की है। अब खेल में और भी मजा आएगा। उस लड़के के बारे में पता करो कि वो कौन है। तुम जानते हो ना, एक फाइटर बनने के लिए सालों की मेहनत लगती है। वो लड़का 3 साल से अग्रवाल फैमिली में है। इससे पहले वो क्या करता था, कहाँ रहता था, ये सब मुझे जानना है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। इस लड़की ने सभी को बेवकूफ बनाया है और अब इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर मास्टर विक्रम ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। फिर उन्होंने अपने आप से ही कहा, जो लड़का 100 आदमियों को इतने आराम से मार सकता है वो कोई बड़ा फाइटर ही होगा। हाँ। वहां अथर्व और नैना आपस में खोए हुए थे। अथर्व ने कहा, अच्छा जी, तो तुम ऐसे नहीं मानने वाली। उसने नैना को पीछे से टाइटली हग कर लिया और उसको बाहों में भरकर बर्तन धोने लगा। अब नैना पूरी तरह से उसकी गिरफ्त में थी। नैना को भी कुछ अलग सा पर काफी अच्छा फील हो रहा था। उसके शरीर के रोम रोम खड़े हो गए थे। दोनों की नजदीकियां आज कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। नैना के दिल की धड़कन काफी ज्यादा तेज हो गई थी। वो अथर्व की बॉडी का स्पर्श फील कर पा रही थी। यह एहसास उसे आज से पहले कभी नहीं हुआ था। उसके शरीर में कपकपी हो रही थी।
उसे अपनी गर्दन पर अथर्व की सांसें फील हुई। उसके शरीर की सिहरन काफी ज्यादा बढ़ गई। उसने अथर्व के हाथों को कसकर पकड़ लिया। नैना ने कांपते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? और ये मेरे पीछे क्या है? अथर्व के चेहरे पर डेविल मुस्कुराहट आ गई। अथर्व ने कहा, तुम्हारे पीछे मैं ही तो हूं। उसने नैना को अचानक ही अपनी गोद में उठा लिया और उसे किचन की स्लैब पर बिठा दिया। उसके बाद अथर्व ने अपने होंठ नैना के होंठों पर रख दिए। दोनों की आंखें बंद हुई और दोनों को एक दूसरे की गर्म सांसें फील हो रही थी। दोनों एक दूसरे में खो गए थे, या यूं कहें कि उनका कंट्रोल अपने ऊपर से छूट गया था। अथर्व नैना को इतने प्यार से किस कर रहा था कि वो अथर्व के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल थी। नैना के लिपस्टिक का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर अथर्व को और भी ज्यादा मदहोश कर रहा था। अथर्व नैना की नेक को किस करता हुआ नीचे की तरफ आ गया। नैना के हाथ अपने आप ही अथर्व की पीठ पर चले गए और उसने अपने नेल्स अथर्व को चुभाने शुरू कर दिए। पर इस वक्त अथर्व को बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। अथर्व ने नैना को अपनी गोद में उठाया और उसे अपने बेडरूम में ले गया। उसे बेड पर लिटाकर अथर्व ने अपने क्लोथ्स वहीं साइड में छोड़ दिए और नैना के ऊपर आ गया। वो धीरे धीरे करके नैना के कपड़े उसकी बॉडी से अलग करने लगा। नैना ने आज उसे रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। वो नहीं चाहती थी कि अब वो अथर्व को और इंतजार करवाए। इससे अथर्व की हिम्मत थोड़ी और बढ़ गई और वो नैना की पूरी बॉडी पर किस करने लगा। यह एहसास नैना के लिए भी बिल्कुल नया था। कुछ ही देर में नैना अचानक चीखने लगी। उसकी चीख की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। ये देखकर अथर्व थोड़ा घबरा गया और वो एकदम से उसके ऊपर से हटने लगा, लेकिन नैना ने अथर्व को कसकर पकड़ लिया और अपनी गर्दन ना में हिलाने लगी। वो आज अथर्व को दुखी नहीं करना चाहती थी। अथर्व ने उसके लिए कितना कुछ किया था और आज वो भी अथर्व का एक पार्टनर की तरह साथ देना चाहती थी। अथर्व ये बात अच्छे से समझ गया था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि नैना की ऐसी हालत देखकर भी वो आगे बढ़े। अथर्व को रुका हुआ देख नैना ने अपनी कांपती आवाज में कहा, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं और मैं आपको वो हर खुशी देना चाहती हूं जिस पर आपका हक है। नैना ने जब अथर्व को आप कहकर पुकारा तो उसे बिल्कुल ही अलग फीलिंग हुई। उसने नैना की बात सुनी, लेकिन इस बार अथर्व ने कोई जल्दबाजी नहीं की और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। इस बार नैना ने भी अपने फेस पर ऐसे एक्सप्रेशंस रखे थे जैसे कि उसे कोई भी परेशानी नहीं हो रही हो, लेकिन नैना के नेल्स अथर्व की पीठ पर चुभ रहे थे और वो उसके दर्द को साफ बयान कर रहे थे। और तो और वो अपने आंसुओं को भी नहीं रोक पा रही थी। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे में पूरी तरह समा गए और अथर्व के एहसास से अब नैना का पेन भी कम हो गया। पेन कम होने के बाद नैना को जो एहसास हुआ था उसे वो सिर्फ फील कर सकती थी। दोनों 1 घंटे तक एक दूसरे की बाहों में ही रहे और पूरे रूम में नैना की सिसकियों और आहें सुनाई दे रही थी। उन्होंने 2 बार ट्राई किया, फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में लेट गए। नैना ने अपने आप से ही कहा, उस घटिया लड़के ने क्या कहा था कि मेरे और अथर्व के बीच कभी कुछ नहीं हुआ है। अब हम भी पूरी तरह से एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं और आज के बाद कोई भी हमारे रिलेशन पर सवाल नहीं उठा सकता। यही सब सोचते सोचते वो सो गई। सुबह नैना काफी लेट उठी। आज उसका पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। अथर्व गार्डन में एक्सरसाइज करके अपने रूम में शावर लेने के लिए आ गया। नैना को देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। नैना ने भी अथर्व को मुस्कुराते हुए देख शर्मा गई और उसने साइड में रखे पिलो से अपना फेस छिपा लिया। पर अथर्व के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने नैना के पास आकर उसे अपनी गोद में उठाया। अभी तक नैना के कपड़े साइड में ही पड़े थे। वो शर्म से लाल हो गई। अथर्व नैना को उठाकर वॉशरूम में ले गया और उसे हॉट शावर के नीचे खड़ा कर दिया। उसने नैना को अपनी बाहों में लिया और खुद भी शावर के नीचे खड़ा हो गया। नैना तो मन ही मन अथर्व के बारे में ये सोच रही थी कि कहीं ये फिर से तो कुछ नहीं करने वाले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अथर्व उसके फेस को देखकर समझ गया था कि नैना टायर्ड होने की वजह से बीमार हो गई है और उसे पता था कि हॉट शावर लेने से उसे आराम मिलेगा। इसलिए वो नैना को हॉट शावर देने के लिए ही उसे वॉशरूम में लाया था। नैना के गोरे बदन से पानी की बूंदें फिसलती हुई ऐसे चमक रही थी जैसे कि वे कोई चमकदार मोती हो।
उसके शरीर की बनावट बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी। अथर्व इस बात से बहुत खुश था कि अब नैना और उसका रिश्ता भी औरों की तरह आगे बढ़ गया था। उसने नैना को बात करवाया और उसे रूम में लाकर उसे कपड़े पहना दिए। अथर्व मन में सोच रहा था, जब नैना को मेरे सबसे बड़े सीक्रेट के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। इस बात से उसे थोड़ी इनसिक्योरिटी फील होने लगी, क्योंकि अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि किसी भी रीजन की वजह से उसके और नैना के बीच में दूरियां आए। उसने अपने आप से ही कहा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अथर्व के बदले हुए एक्सप्रेशंस देखकर नैना ने कहा, तुम किस सोच में पड़ गए? अथर्व ने बिना सोचे समझे ही बोल दिया, कहीं कभी मेरी किसी बात ने तुम्हें हर्ट कर दिया तो तुम मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाओगी ना? नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कभी किसी लड़की का मैटर हुआ तो मैं छोड़कर तो नहीं जाऊंगी, लेकिन तुम्हें जान से जरूर मार डालूंगी। उसके अलावा कभी कोई ऐसा रीजन नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। नैना की बात सुनकर अथर्व भी मुस्कुराने लगा। उसने नैना से कहा, आज तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने राजवीर सर से कह दिया है कि आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मुझे एक इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना होगा, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें यहां अकेले कैसे छोड़ सकता हूं। नैना ने कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिया भी अपने एक अलग फ्लैट में रहती है। अगर तुम्हारी परमिशन हो तो क्या मैं उसे अपने पास बुला सकती हूँ? वैसे भी हमारे इस मेंशन में बहुत सारे रूम हैं, तो उसे अलग रहने की क्या जरूरत है? अथर्व को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्योंकि इससे उसकी प्राइवेट लाइफ इफेक्ट हो सकती थी। तभी नैना ने उसके एक्सप्रेशन देखते हुए कहा, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो हमारी प्राइवेट लाइफ को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगी। और बुद्धू लड़के, थोड़ी सी नोक झोंक तो जीजा साली में चलती ही है ना। और अगर फिर भी तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे तुम्हें परेशानी हो। मैं उससे कोई बात नहीं करूंगी। अथर्व ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, तुम उसे बुला सकती हो। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुमसे फर्क पड़ता है। और मेरा क्या है, मैं तो उसके सामने भी तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे किस बात की शर्म? ये सुनकर नैना ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसा भूल से भी मत करना। तुम जानते नहीं हो उसको, वो मुझे जीने नहीं देगी। अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो तुम्हें सोचना है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आखिर तुम मेरी जो हो, मुझे किसी और से क्या फर्क पड़ेगा? नैना ने कहा, मुझे लगता है कल से तुम ज्यादा ही नॉटी हो गए हो। अथर्व ने कहा, मैं तो पहले से ही ऐसा था, बस तुमने मौका कल ही दिया है। इस बात पर नैना ने अपना सिर झुका लिया। अथर्व ने कहा, बुद्धू लड़की, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो वक्त ही ऐसा था। अब समझ में आया कि लोग क्यों कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। नैना ने कहा, आप तो कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो। अथर्व ने कहा, जब तुम मुझे तुम कहकर बुलाती हो तो ज्यादा अपना सा लगता है, तो तुम मुझे तो तुम ऐसे ही बुलाया करो। ये आप जैसे वर्ड्स मुझे नहीं सुनने। पहली बार मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन अब जब तुमने दोबारा कहा तो मुझे पता लगा कि जो प्यार और अपनापन तुम और अथर्व में है वह आप में नहीं है। अथर्व नैना से बातें कर ही रहा था कि तभी उसके फोन की बेल रिंग हुई। उसने फोन को देखा और कहा, अभी मुझे जाना होगा, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और बस तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर अथर्व ने नैना के लिप्स पर एक छोटा सा किस किया और वहां से जाने लगा। तभी नैना ने पीछे से कहा, माय लव, तुम मुझे फोन करना मत भूलना। ये सुनकर अथर्व के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराकर नैना को एक फ्लाइंग किस देकर वहां से निकल गया। उसके कपड़े आज भी वही सस्ते वाले थे। उसने उसी नंबर पर कॉल किया जिससे उसे कॉल आई थी। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे वो घबराई हुई है। उसने कहा, अगर अब आपने देरी की तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारा क्लब तो कल रात ही बर्बाद हो चुका है। वो लोग किंग डायनेस्टी की मेन ब्रांच पर भी हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी अथर्व ने कहा, उसका डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दो। किसी की हिम्मत नहीं कि किंग डायनेस्टी की मेन ब्रांच में घुसने की। और मैं एयरपोर्ट पर पहुंचने वाला हूं। अगले कुछ ही घंटों में मैं वहां पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। जब अथर्व ने यह सुना कि उसका क्लब बर्बाद हो चुका है तो वो पहले से भी ज्यादा शांत हो गया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस कोल्ड हो गए थे। वो कुछ सोचते हुए एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। कुछ ही देर में अथर्व फ्लाइट में था। उसकी सीट विंडो की तरफ थी। वो बहुत आराम से अपने चेहरे को एक हैंकी से ढककर अपनी सीट पर लेट गया। क्योंकि उसका सफर कुछ घंटों का था, इसलिए उसने सोचा कि थोड़ा सो लिया जाए। और वैसे भी वहां पहुंचने के बाद उसे सोने का टाइम नहीं मिलेगा। तभी वहां पर एक हाई प्रोफाइल लड़की आई। वो देखने में किसी लाइट फैमिली की लग रही थी। उस लड़की को इमरजेंसी में देहरादून जाना पड़ रहा था और इस वजह से उसे वीआईपी टिकट नहीं मिल पाई थी।
सीट के पास आकर अथर्व के कपड़ों को देखकर ही उसका माइंड अपसेट हो गया। उसने अपने आप से ही कहा, व्हाट द हेल, पता नहीं है मिडिल क्लास लोग भी अपने आप को समझते क्या हैं। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे और वो घिन भरी नजरों से अथर्व को देख रही थी। अथर्व ने उसके बड़बड़ाने की आवाज सुन ली। अथर्व के सुनने की क्षमता नॉर्मल आदमियों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही तेज थी, पर उसने उस लड़की की बात पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। उस लड़की ने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा तो उसे सभी के कपड़े ठीक ठाक लगे। बस एक वही लड़का ऐसा था जिसने कुछ ज्यादा ही थर्ड क्लास कपड़े पहने हुए थे। वो ना चाहते हुए भी अपनी सीट पर बैठ गई। तभी वहां पर एक एयर होस्टेस आई और उसने उस लड़की से पूछा, मैडम आपको कोई परेशानी है? तो उस लड़की ने कहा, क्या आप मेरे लिए कोई दूसरी सीट अरेंज करवा सकती हैं? सॉरी मैडम, आज सभी सीट्स फुल हैं। अगर कोई एक सीट भी बची होती तो मैं आपको उस पर एडजस्ट करा देती। अथर्व को देखकर उस एयर हॉस्टेस का भी मुंह बन गया था, इसलिए उसे भी समझ में आ गया कि इस लड़की की परेशानी क्या है। इतना कहकर एयर होस्टेस वहां से चली गई। आखिर वो कुछ नहीं कर सकती थी। तभी उस लड़की ने अथर्व से कहा, एक्सक्यूज मी, लेकिन अथर्व ने उसकी बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। इस पर लड़की ने चिल्लाते हुए कहा, मैं तुमसे बात कर रही हूं। तभी एयरप्लेन में एकदम जोर से झटका लगा। कुछ ही देर में उनकी फ्लाइट बादलों के बीच थी। उस झटके की वजह से अथर्व का हैंकी नीचे गिर गया। एक पल के लिए तो वो लड़की अथर्व के चेहरे को देखती ही रह गई। उसने नहीं सोचा था कि यह मिडिल क्लास आदमी इतना ज्यादा हैंडसम होगा, लेकिन वो एकदम से अपने होश में आई और अपने आप से ही कहा, हैंडसम है तो क्या हुआ, लेकिन आज के टाइम में लाइफ जीना भी तो कोई चीज होती है। उसने इस बार अपने पैर से अथर्व को हल्की सी ठोकर मारी। अथर्व ने बड़े आराम से अपनी आंखें खोली और कहा, बोलिए क्या परेशानी है? उस लड़की ने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता है? मैं इतने टाइम से तुम्हें बुला रही हूं। अथर्व ने कहा, बताइए क्या बात है, आप मुझे क्यों बुला रही थी? उस लड़की ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारी सीट पर बैठना था। मुझे यहां पर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। क्या तुम मुझसे अपनी सीट एक्सचेंज कर सकते हो? अथर्व ने कहा, सॉरी मिस, अगर मैंने सीट चेंज की तो उससे आपको ही परेशानी होगी, क्योंकि मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूं, इसलिए मैं आराम से विंडो से टेक लगाकर सो रहा था। लेकिन अगर मैंने आपसे सीट चेंज कर ली और मेरी आंख लग गई तो हो सकता है कि मैं अपना सिर आपके कंधे पर भी रख दूं, और इससे आपको लगेगा कि मैं आपको जानबूझकर परेशान कर रहा हूं, और यह रिस्क मैं बिल्कुल भी नहीं ले सकता। अथर्व की बात सुनकर उस लड़की ने अपने आप से ही कहा, बोल तो ऐसे रहा है जैसे कि मेरे कंधे पर सिर रख दिया तो इसे कितना बुरा लगेगा। वो अथर्व से बोली, कोई बात नहीं है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, बस तुम मुझसे सीट एक्सचेंज कर लो। अथर्व ने कहा, मिस आप मेरी बात समझी नहीं। मैंने ये जरूर कहा था कि आपको परेशानी होगी, लेकिन आप नहीं जानती, अगर ऐसा गलती से भी हुआ तो मुझे आपसे ज्यादा परेशानी होगी। मैं ये चीज बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकता। पहली बार उस लड़की की किसी ने ऐसे इंसल्ट की थी। उसे अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही घमंड था, लेकिन आज अथर्व ने उसका घमंड तोड़ दिया था। उस लड़की ने कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आखिर तुम्हें क्या परेशानी हो सकती है? अथर्व ने जवाब दिया, मिस आप मेरी बात नहीं समझेंगी, इसलिए मैं आपसे कोई बहस नहीं कर सकता। इतना कहकर अथर्व ने अपना रुमाल उठाया और उससे अपने चेहरे को ढककर फिर से सो गया। अब उस लड़की का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई मिडिल क्लास लड़का उसके साथ ऐसा कर सकता है। भला कौन लड़का ऐसा होगा जो उसके कंधे पर सिर नहीं रखना चाहेगा? वहां दूसरी तरफ अनुभव शर्मा भी अपने प्राइवेट जेट से देहरादून के लिए निकल गया था। उसके साथ श्रेष्ठ शर्मा भी था, जो खुद अनुभव के ऐसे रिएक्शन को देखकर हैरान था। उसने पूछ ही लिया कि क्या तुम्हें किंग के नाम से डर नहीं लगा? यह सुनकर अनुभव हंस पड़ा। उसने कहा, वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। तुम किंग के बारे में तो जानते हो, लेकिन तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। ये कहते वक्त अनुभव की टोन चेंज हो गई थी, लेकिन तुरंत ही वो नॉर्मल हो गया और बोला, भाई आप तो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे किसी अनजान आदमी को देख रहे हो। श्रेष्ठ ने कहा, तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से मैच नहीं हो रहा। अनुभव ने कहा, वो मुझसे नैना को नहीं छीन सकता, क्योंकि स्काउट बहुत जल्द उसे खत्म कर देगा, और देखना इस बार मौत का तांडव जरूर होगा, लेकिन उसमें किंग नहीं बल्कि स्काउट या मैं जिंदा रहूंगा। श्रेष्ठ भी आज अनुभव को ऐसे देखकर घबरा रहा था। अनुभव ने फिर कहा, तुम किंग का नाम सुनकर ही डर गए, लेकिन क्या तुमने कभी ऐसी लड़की के बारे में सुना है जिसे देखकर मुर्दा इंसान भी बोल पड़े? अनुभव की बात सुनकर श्रेष्ठ शर्मा बोला, तुम किसकी बात कर रहे हो? उसे ऐसे देखकर अनुभव जोर जोर से हंसने लगा।
लेकिन उसकी आंखों में बहुत सारे रहस्य छिपे थे। किसी को नहीं पता था कि पिछले 4 सालों में अनुभव कहां था और उसने क्या किया था।